नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। सीएम धामी ने एशियन कैडेट कप इंडिया का शुभारंभ किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे हैं। मैं इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, श्री राजीव मेहता जी और खेल विभाग से पूरी टीम को इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एशिया के 17 से अधिक देशों और 200 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के द्वारा दर्शकों को रोमांचित करने का काम यहां पर हमारे खिलाड़ियों ने किया है। मैं इस अवसर पर सभी विजेता खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि जो खिलाड़ी जीत से कुछ कदम दूर रह गए हैं वो भी अपनी खेल क्षमताओं में सुधार लाने के लिए इसे एक अवसर के रूप में देखें। भाइयों बहनों, फेंसिंग यानी तलवारबाजी की कला मानव सभ्यता के आरंभ से ही अस्तित्व में रही है। प्राचीन भारत में शस्त्र और शास्त्र दोनों के ही ज्ञान की पूर्ण शिक्षा से माना जाता था और प्राचीन काल में शस्त्र शिक्षा, शस्त्र विद्या हमारी शिक्षा का अनिवार्य भाग हुआ करती थी। हमारे गुरुकुलों में युवाओं को वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं कराया जाता था, बल्कि आत्मरक्षा के लिए और समाज की रक्षा हेतु उन्हें तलवार चलाने, गदा एवं धनुष बाण चलाने और युद्ध कला का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। प्रभु श्री राम और उनके अनुज भाइयों ने गुरुकुल में न केवल शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि शास्त्रों के संचालन और युद्ध कला का भी कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहीं महाभारत में कौरव और पांडव दोनों ने ही गुरुकुल में धर्म, नीति और के साथ साथ धनु विद्या, गदा युद्ध, तलवारबाजी और विभिन्न युद्ध कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ऐसे ही हमारे इतिहास में यदि मैं बात करूं, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, रणजीत सिंह जी, श्री झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक महान योद्धाओं का उल्लेख मिलता है जो तलवारबाजी में अद्वितीय कौशल, अनुभव, वीरता के लिए सदैव स्मरण किए जाते हैं। चाहे पंजाब में सिख परंपरा में गतका हो, केरल में कलारी पट्टू हो या फिर उत्तराखंड, राजस्थान या देश के अन्य क्षेत्रों में तलवारबाजी और शस्त्र विद्या की गौरवशाली परंपराओं आज भी हमारे देश की विविध संस्कृतियों में विभिन्न शास्त्र विद्याओं का बहुत महत्व है। परंतु आधुनिक भारत में फेंसिंग खेल की शुरुआत काफी देर से हुई। अन्य खेलों की तुलना में फेंसिंग को उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ वर्षों में फेंसिंग ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भवानी देवी के राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में मेडल के बाद अब युवाओं का रुझान फेंसिंग की तरफ तेजी से बढ़ा है। आज तो वहीं अवैध निर्माणों पर एमडीडीए सख्ती खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार एमडीडीए अवैध निर्माणों को लेकर सख्ती बरतता नजर आ रहा है। और अब बीसी तिवारी, सचिव वर्णिया के निर्देश पर संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेश पर हुई कार्रवाई। मालसी सिनौला मसूरी रोड पर अवैध रूप से बनाए जा रहे बहुमंजिले निर्माण पर हुई बड़ी कार्रवाई। जयपात्रा के अवैध निर्माण को किया सील। शहर के सौंदर्य और संतुलित विकास के लिए अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया। बीसी तिवारी का अवैध निर्माणों पर प्राधिकरण की सख्त निगरानी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाइयां लगातार रहेगी जारी।
मानवीय सेवा और स्वास्थ्य संरक्षण के अद्भुत संगम का उदाहरण देते हुए श्री महंत इंद्रेश अस्पताल ने अधोईवाला क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने किया। शिविर में टीकाकरण, चिकित्सीय परामर्श, ब्लड शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जैसी सेवाएं दी गई। साथ ही रोगियों को आवश्यकता अनुसार एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और अन्य जीवन रक्षक दवाएं निःशुल्क वितरित की गई। इस अवसर पर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के चेयरमैन महंत देवेंद्र दास महाराज ने क्षेत्रवासियों की पीड़ा को समझते हुए तत्काल मेडिकल राहत टीम भेजकर मानवीय सेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि ये कदम केवल सहायता नहीं बल्कि लोगों के जीवन में आशा और संबल देने वाला है। क्षेत्रीय विधायक ने इस अमूल्य सहयोग के लिए महंत देवेंद्र दास महाराज के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और हृदय से आभार प्रकट किया। वार्ड नंबर 47 चंद्र रोड डांगरवाला 3 दिन से बाढ़ की नदी रिस्पना के मलबे से ये पूरी कॉलोनी क्षतिग्रस्त थी और बहुत ही मलबा था। माननीय महंत जी ने आज अपने पूरे इंद्रेश हॉस्पिटल से अपनी टीम भेजी है, दवाइयाँ भेजी हैं। मैं उनका आभार और धन्यवाद करता हूँ। महंत हमारे देवेंद्र दास जी और इंद्रेश हॉस्पिटल द्वारा मानवता के लिए और हमारे बीमारी ना फैले उसके लिए जो सहयोग दे रहे हैं, मैं उनका आभार और धन्यवाद करता हूं। और अपने सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से और हमारे जितने भी यहाँ कई संगठन सेवा के काम में लगे हैं, वो सब महंत इंद्रेश की जो टीम आई है उसका साथ देंगे और उनकी मदद करेंगे। यहाँ जितनी भी हमारी बहनें लेडीज हैं या और लोग हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे मेडिकल इस कैंप की जो महंत इंद्रेश द्वारा लगाया जा रहा है उसका लाभ उठाएं। मसूरी देहरादून मार्ग को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी मार्ग में दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही। सुबह हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई स्थानों पर दलदल होने के कारण वाहन फंस चुके हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी मशीनों की मदद से मार्ग को ठीक किया जा रहा है। इसके अलावा कई स्थानों पर एक मार्गीय यातायात की व्यवस्था की गई है। विगत दिनों आई आपदा के बाद कई पर्यटक मसूरी और आसपास के क्षेत्र में फंस गए थे। इसके अलावा मसूरी और आसपास के क्षेत्र से देहरादून जाने वालों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। हालांकि लोक निर्माण विभाग लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रहा है और संवेदनशील क्षेत्रों में कार्य भी किया जा रहा है। लेकिन यदि एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता है तो फिर परेशानी पैदा हो सकती है। स्थानीय निवासी सुरेंद्र पवार ने बताया कि कई स्थानों पर अभी भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि आवश्यक हो तो ही सफर करें। वीरेंद्र थापली ने बताया कि मार्ग पर अभी भी कई स्थानों पर मलबा है और बारिश होने के कारण वहां पर कीचड़ हो गया है, जिससे वाहनों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। अभी कई जगह रास्ते खराब हैं और आवश्यक जरूरतों से ही आए हैं, अन्यथा ना आए, क्योंकि कई जगह मलबा बहुत ज्यादा है, कहीं कीचड़ हो गया है और कई सारी दिक्कतें आ रही है रास्ते में। लेकिन आवश्यक कार्यों से ही आप आए, अन्यथा ना आए। फिर कल से तो काफी सुधार हो चुका है वैसे, पर वैसे 10-12 जगह है अभी जहाँ पे लैंडस्लाइड भी हो रहा है, बारिश हो रही है, तमाम मिट्टी आ रही है। हालांकि ठीक कर रहे हैं सब जगह, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा खतरा है बना हुआ है अभी और जरूरी काम से ही आप आए, अन्यथा ना आए। थापली है, बट्टे गांव का हूँ। वहाँ बड़ी दिक्कत हो रही, पेट्रोल नहीं है और गैस की दिक्कत हो रही। दूध की और सब्जी की व्यवस्था तो कल से हो गई, लेकिन आज सुबह बच्चे को अपनी स्कूटी से पेट्रोल डाल के उसमें डाला, उसके बाद मुझे आना पड़ा डीआईटी तेल बनाने के लिए। और अभी भी परिस्थिति बहुत खराब है। सुबह की बारिश से बहुत खराब हो गई है परिस्थिति। कई जगह कीचड़, बहुत ज्यादा कीचड़ हो रखा है। मैं तो 2-3 बार फिसलते बचा। तक व्यवस्था बनाए रखें, प्रशासन से मतलब व्यवस्था बना के रखें और जो आने जाने वाले मसूरी थोड़ा कम ही आए तो ज्यादा बढ़िया है। तो वहीं आज भी प्रदेश में बिगड़ा रहेगा मौसम, खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश में लगातार मौसम ने रुख बदला हुआ है और आज प्रदेश में बिगड़ा रहेगा मौसम। उत्तराखंड के पर्वतीय जिले में अभी बारिश से राहत के आसार कम। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया पूर्वानुमान। पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी और हरिद्वार जिले में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भी तेज बारिश का येलो अलर्ट। अन्य जिलों में भी हल्की बारिश होने की संभावना।
भारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। 24 सितंबर तक प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना। सितंबर महीने में हालात सुधरने के आसार कम। उत्तराखंड वासियों को अभी बारिश से नहीं मिलेगी राहत। कई जगहों पर गांवों का टूटा संपर्क। इस समय इस सीजन में जो है अगस्त जो महीना था, इसमें हमको जो बे ऑफ बंगाल से और अरबियन सी से दोनों साइड से हमको मॉइस्चर लॉर्डिंग विंड जो है मॉइस्चर के साथ जो हवाएं आती है साउथ ईस्टर्ली विंड्स और या साउथ वेस्टर्ली विंड्स अरबियन सी से आती है, उनका इंटरेक्शन मिला है यहाँ पे। और उसके साथ साथ वेस्टर्ली में जो ट्रफ आता है उनके इंटरेक्शन से हमको उस सीजन में ज्यादा एक्टिविटी मिली है। तो ये वेस्टर्ली में ट्रफ हमको फ्रीक्वेंट क्योंकि थोड़ा ज्यादा मिला है, तो उसकी वजह से इंटरेक्शन भी ज्यादा हुई है, उसकी वजह से ये ज्यादा एक्टिविटी ऐसा अभी तक हमको जो एनालिसिस में लगा है वो ऐसा है। सितंबर में अभी अनुमान सामान्य से हमारे ज्यादा ही है, सामान्य से 109% जो 109% हमारा जो फोरकास्ट है। तो हम अभी तक जो अभी हमारा चल रहा है, अभी 10 दिन हो गए, 10 दिन का जो अभी भी फोरकास्ट की है वो भी हमारे अनुमान जो सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि इस सीजन में भी अभी इस मंथ में भी सितंबर में भी थोड़ा हमको ज्यादा बारिश मिलेगा। भले और इसका आशंका वेस्टर्लीज में ट्रफ आए कितना रहेगा वो अभी थोड़ा सा अनुमान लगाना मुश्किल होगा, अगले 5 दिन में तो है। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं बचाएगा, जल्द होंगे हासिल। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया, पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रुड़की रामनगर कोर्ट परिसर से 4 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बदमाश एक मुकदमे की वादिनी की हत्या करने आए थे, लेकिन पुलिस की सक्रियता से वारदात टल गई। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ हथियारबंद संदिग्ध वारदात की फिराक में कोर्ट पहुंचे हैं। तुरंत सीआईयू और गंगनहर पुलिस की संयुक्त टीम ने रामनगर कोर्ट में छापेमारी कर 3 संदिग्धों को दबोच लिया। तलाशी में उनके पास से एक देशी पिस्टल, 32 बोर, 4 जिंदा कारतूस और 5 कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। वहीं मौके से भागे 2 संदिग्धों में से एक को पुलिस ने पीछा कर माधोपुर अंडरपास से दबोच लिया। उसके पास से भी एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। हालांकि एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पकड़े गए आरोपियों में
पूछताछ में कबूल किया कि वे थाना कनखल में दर्ज हत्या मामले की वादिनी को मारने आए थे, लेकिन पुलिस की सजगता और सूझबूझ से एक बड़ी वारदात होने से टल गई। आरोपियों के नाम मणिकांत शर्मा, हर्षदीप मलिक, राजकुमार और अनुज बताए हैं। सभी आरोपी मेरठ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों को अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है। कोर्ट परिसर में कुछ संदिग्धों के आने की योजना के संबंध में पुलिस को एक सूचना मिली थी, जो तत्काल सीआईयू प्रभारी और थाना गंगनहर को बताया गया था। तत्काल कार्रवाई करते हुए सीआईयू रुड़की और गंगनहर की संयुक्त टीम ने 4 लोगों को इस पूरे प्रकरण में दबोचा है, जिसमें उनके पास से 2 अवैध असलहे और जिंदा कारतूस मिले हैं। उसमें एक व्यक्ति अभी फरार चल रहा है। जो इन सभी अग्रिम पूछताछ की गई है, उससे बात प्रकाश में आई है कि ये 302 के एक मामले में जो वादिनी है उसके ही फिराक में थे, उसको मारने की योजना को लेकर आए थे। पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाइयां इसमें की जा रही हैं और इनका जो भी पुराना इतिहास है, आपराधिक इतिहास, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। चारों ही अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आगे की कार्रवाई विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलकंठ मोटर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। घटना में कार चालक शिवम अग्रवाल, उनकी पत्नी सोनम, साली सोनल, बेटी रिद्धिमा और बेटा शिवांश घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोल्डन होवर में 3 राहगीरों की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकाला और लक्ष्मण झूला के सरकारी अस्पताल उपचार के लिए भेजा, जहां डॉक्टरों ने सोनम, रिद्धिमा और सोनल को गंभीर हालत होने की वजह से एम्स रेफर कर दिया है। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पेथवाल ने बताया कि सभी घायल गाजियाबाद के रहने वाले हैं, जो बीती रात 7:30 बजे नीलकंठ जा रहे थे। नीलकंठ मोटर मार्ग पर पटना फॉल के पास परिवार के सभी सदस्यों ने आज सुबह नीलकंठ जाने का प्लान किया और वे वापस लौटने लगे। तभी कार बैक करते समय टायर स्लिप हुआ और कार खाई में गिर गई। जान बचाए जाने पर सभी घायलों ने पुलिस और राहगीरों का आभार व्यक्त किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि एक राहगीर की पहचान आनंद डोभाल निवासी बटकोट के रूप में हुई है, जबकि बाइक सवार 2 राहगीरों की पहचान की जा रही है, जो मदद करने के बाद अपने गंतव्य की ओर चले गए हैं। सभी राहगीरों को योजना के तहत सम्मानित किया जाएगा। तो वहीं अति संवेदनशील रेड जोन में लक्ष्मण झूला और तपोवन, ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अति संवेदनशील रेड जोन में है लक्ष्मण झूला और तपोवन। सैकड़ों फ्लैट्स और बहुमंजिला होटलों का हुआ निर्माण। इन सैकड़ों निर्माणों का जिला टिहरी विकास प्राधिकरण से 10% से भी कम है। निर्माणों का मानचित्र पास। अवैध निर्माणों की सूची में सैकड़ों निर्माण, नदी नालों और गंगा जी के तटों पर बने अधिकांश निर्माण। आपदा की तबाही से उत्तराखंड हुआ बदहाल। लक्ष्मण झूला और तपोवन में आई आपदा तो सैकड़ों निर्माणों में से नहीं बचेगा कोई भी निर्माण। छोटी छोटी गलियों में नदी नालों के ऊपर बना डाले कई मंजिला अवैध निर्माण। जिला टिहरी विकास प्राधिकरण बना मुख्य दर्शक। बिना स्वीकृत मानचित्र के बने बहुमंजिला इमारतें आपदा की जद में आई तो नहीं मिलेगा कोई मुआवजा। बिना स्वीकृत मानचित्र के नहीं मिलता कोई मुआवजा। आई भयानक आपदा के बावजूद भी बिना स्वीकृत मानचित्रों के हो रहे कई मंजिला अवैध निर्माण। आपदा में होगी भारी तबाही तो कौन होगा इसका जिम्मेवार? जिला टिहरी विकास प्राधिकरण या राजनीतिक गलियारों के नेता? इन अवैध निर्माणों में जिला टिहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को बचना चाहिए सेटिंग गेटिंग के खेल में, नहीं तो इस देवों की भूमि में मां गंगा की जल प्रलय से नहीं बचा पाएगा कोई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, अति संवेदनशील रेड जोन में है लक्ष्मण झूला और तपोवन, पूरा मामला आपसे जानेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों और किसकी सह पर यह अवैध निर्माण हो रहा है जिससे रेड जोन की स्थिति यहां पर बन गई है। आज संदीप, सबसे बड़ी बात कहें कि अगर हम बात कहें तो इस उत्तराखंड कहें तो पूरी आपदा से इस टाइम बेहाल में घूम रहा है। और लगातार कहें तो आप खुद इसके हम देख रहे होंगे लगातार, चाहे सोशल मीडिया हो, टीवी चैनल्स हो और अन्य जगह हो, कितनी बड़ी यहाँ पर त्रासदी हो रही है। और प्रतिदिन स्थिति ये बनती जा रही है, कभी वहां बादल फट रहे हैं, कभी वहां बादल फट रहे हैं, कभी वहां प्रॉब्लम्स आ रही है।
और कहीं करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे आपदा में देखने की कितना नुकसान हुआ है। और वही स्थिति हम देख रहे हैं कि ऋषिकेश से हम आगे जाएं, अगर कहें तो हिल एरिया पड़ता है लक्ष्मण झूला तपोवन का, वहां देखिए अभी एक हमने मैप दिखा रहे हैं, इसको रेड जोन भी हमने कर रखा है, क्या स्थिति बनी हुई है। मतलब जितने वहां के नाले हैं, नदी किनारे हैं, वो सब उनको ठग दिया गया है। और वहां टिहरी विकास प्राधिकरण पड़ता है जिले में, अगर हम कहें तो वहां से बिना जितने सैकड़ों की संख्या में अगर कहें तो लगभग 1000 के लगभग वहां पर होटल मंजिलें ऐसी खड़ी कर दी गई हैं, जिसका बताया जा रहा है कि मुश्किल से 5% या 7% मुश्किल से लोगों के नक्शे पास होंगे और बड़ा धड़ वो बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। आप हम मैप में उसको दिखा दें कैसे तलहटी सी बनी हुई है, बिल्कुल गंगा जी के किनारे बना दिया गया, चीजें बना दी गई हैं। छोटी छोटी गलियों में बड़ी बड़ी मंजिलें खड़ी कर दी, ना कोई मजबूती है ना कुछ है, किसी का नक्शा पास नहीं होता, वहां कुछ नहीं होता। और हम ये देख रहे हैं अगर यहाँ जब कभी की त्रासदी आएगी, क्योंकि नदी नाले सब ढक दिए, गंगा जी के किनारे है, और अगर वहां से अगर जल आएगा प्रवाह, जिस हिसाब से स्थितियां लगातार खराब है, पूरा सितंबर भी अभी बताया जा रहा है कहीं ना कहीं भारी बारिश की चेतावनियां दी जा रही है। और यही स्थिति होगी अगर जब यहाँ पर नाले बंद कर देगा और कभी पोर्ट से पानी आया तो यहाँ पर कितनी बड़ी तबाही होगी, ये देखना होगा। इसका कौन जिम्मेदार होगा? टिहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार होंगे या वो राजनेता? यहाँ पर किसकी सह पे ये चीजें बन रही हैं? और कहीं ना कहीं बड़े संवेदनशील मामला है। ऐसा क्या है कि वहां पर अपनी जेबें टाइट करने के लिए सांठ घाट से ये ऐसे बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े होटल्स बना दिए गए हैं जो बिल्कुल अनधिकृत है। तो कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती है, यही हम लगातार बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचना होगा, देखना होगा कि कैसे स्थिति यहाँ पर बनती जा रही है। हम देख रहे हैं कितनी बड़ी त्रासदी लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, कितने होटल्स यहाँ तबाह हो गए, लोग तबाह हो गए, सैकड़ों की संख्या में लोग दब गए मलबे में, अभी तक जिनकी डेड बॉडियां नहीं मिल रही है, कितने लोग परेशान है। पूरा शासन तंत्र इस और यही स्थिति हम दिखा रहे हैं कि जहां बिल्कुल नदी नाले बन गए, कैसे तलहटी में बड़े सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर होटल्स बना दिए गए हैं, फ्लैट्स बना दिए गए। जब यहाँ त्रासदी होगी तो कितनी बड़ी त्रासदी होगी, इसका कौन जिम्मेदार होगा? वो लोग जो कुर्सियों पे बैठे हैं या रोजगार नेता जिन्होंने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ा एक विचारणीय प्रश्न है, इस पर कुछ ना कुछ सोचना होगा, नहीं तो एक बहुत बड़ी त्रासदी यहाँ हो सकती है। और ये बिल्कुल डेंजर जोन और संवेदनशील इलाका बताया गया है। ठीक है, ये व्यापारी तो अपने व्यापार के मकसद से यहाँ पर अवैध निर्माण कर रहे हैं, पैसा कमाएंगे, लेकिन वो जनप्रतिनिधि या वो नेता या वो अधिकारी जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है प्रकृति को बचाने की और लोगों को बचाने की, क्या उनकी जान से खिलवाड़ नहीं किया जा रहा? बिल्कुल संदीप, लगातार चाहे प्राइवेट हो चाहे वो कहीं हो, लगातार लोग इस चीज को बताते रहते हैं, कहीं ना कहीं सब जानकारी देते रहते हैं कि आप प्रकृति से ना खेलें। और सबसे बड़ी बात है ये आप देख भी रहे हैं कि जो चीजें नहीं हो सकती है, ऐसा क्या है, कितना पैसा कमाना है। अगर आपके त्रासदी आती है और आपके कोई नक्शे पास नहीं है, कोई लैंड का कुछ नहीं है, लेना देना, अगर वहां पर आप गिरते हैं। और सबसे बड़ी बात है, चलो जिनका होटल बनाए वो तो उनको तो कुछ मुआवजा मिलना नहीं, जो लोग बाहर से टूरिस्ट आएंगे वो कहाँ होंगे, वो कहाँ दब जाएंगे। मतलब जैसे अभी कई जगह ऐसा हो जाता है, टूरिस्ट है जो 3 जगह त्रासदी आई है, वो आज तक मलबे में बने 50-60 करोड़ मलबे, आज तक डेढ़ दुगनी नहीं मिलती। वही स्थिति कभी वहां को भी देखनी पड़ेगी। वहां ये स्थिति है, छोटी छोटी गलियों मीनारे बना दी है, अगर कोई गाड़ी भी जाना चाहे, कोई आग लग जाए, फायर ब्रिगेड जा सकती, कोई बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। बड़ी घटना घट गई तो बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। वहां की तो होगी, जिन होटल बनाने का नुकसान होगा। जो टूरिस्ट लोग जो देश विदेश से यहाँ पर यात्री रहते हैं, जो टूरिस्ट आता है, उनकी क्या स्थिति, उनकी जान कैसे बचेगी, ये बहुत बड़ा एक विचारणीय प्रश्न है। और ये देखना होगा, सरकार को देखना होगा, टिहरी विकास प्राधिकरण को देखना होगा, और वो राजनेता जो कहीं ना कहीं सह देते हैं उनको भी ये सोचना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी एक त्रासदी यहाँ तपोवन लक्ष्मण झूला में देखने को मिलेगी। लेकिन कमल, आखिर ये राजनेता और ये अधिकारी क्यों इस तरफ नहीं देख पा रहे, जबकि निर्माण हुआ है? ऐसा तो है नहीं कि निर्माण एक रात में हो जाता है, अवैध निर्माण हुआ है, उसके बाद भी ना कार्रवाई हुई है अभी तक। वो कहता हूं ना, मैंने हमने कहा था ना, अधिकारी तो सांठ घाट में रहते हैं, उनका राजनेताओं का प्रेशर होता है अपने वोट बैंक के चक्कर में, पर ये सब लोग भूल जाते हैं जब इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो कितना बड़ा नुकसान और कितना बड़ा जो संभाले नहीं संभलेगा। आज यही स्थितियां देख रहे हैं, चाहे खरहाली हो, धराली हो, बिल्कुल नदी किनारे चीजें बना दी गई और कैसे सेकंडों में होटल्स ढह गए, दुकानें ढह गई, लोगों घरों में मबला भूल गया। तो जब हम पानी का प्रवाह कहीं ना कहीं रोकेंगे, उसको बंद करेंगे, तो वो अपना असर जरूर देगा। और माँ गंगा की एक ऐसी
कहें, अगर उत्तराखंड की बात करें, देवभूमि है, जिस प्रकार से यहाँ पर इस देवभूमि में अनाचार हो रहे, अनाचार तरीके से यहाँ जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।